आदित्य, आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? सही को सही और गलत को गलत साबित करने के लिए। अरे आदित्य भाऊजी, आइए ना। वही नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी भाऊजी, कहिए ना। आपको पता था ना आज घर पर जो मेहमान आने वाले हैं उनमें से एक दो फॉरेनर्स हैं। फिर आपने स्वरा को क्यों नहीं बताया कि खाना ज्यादा तीखा नहीं होना चाहिए? अगर आप इसे बता देती तो खाना उसी हिसाब से बनता ना। वही नहीं, आज आपकी एक गलती की वजह से स्वरा पर उंगलियां उठने लगी है और इस घर का जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदार स्वरा को माना जा रहा है। वो दुखी है, अपने आप को दोषी मान रही है। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसका दिल टूटा है, उसकी आंखों में आंसू आए हैं। लेकिन भाऊजी, वही नहीं, आप अच्छी तरह जानती है मुझे झूठ और अन्याय से सख्त नफरत है और आज आपने स्वरा के साथ अन्याय किया है। आदित्य, अपने बहनी के साथ बात करने का ये कौन सा तरीका हुआ आदित्य? मैं आवाज नीचे करो आदित्य। तुम्हारे सामने जो औरत खड़ी है उसका तुम्हारे साथ जो रिश्ता है उसका लिहाज करो और फिर बोलो। मेरा वहिनी का अपमान करने का कोई इरादा नहीं। लेकिन उसका अपमान हो रहा है आदित्य। मैंने तुमसे ऐसे बर्ताव की कभी उम्मीद नहीं की थी। ऐसा बर्ताव मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन वहिनी की एक गलती की वजह से स्वरा को कितना कुछ सहना पड़ा। आज तक मैंने आप सबकी नजरों में स्वरा के लिए प्यार देखा था, लेकिन आज प्यार की जगह गुस्से ने ले ली और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ रागिनी वहिनी। इन्होंने स्वरा को अंधेरे में रखा, उसे बताया ही नहीं कि कौन मेहमान आ रहे हैं और उनके साथ कैसी खातिरदारी करनी चाहिए, जबकि ये सब कुछ जानती थी। आई साहब, अगर आदित्य भाऊजी ने मुझे दोषी करार दे ही दिया है तो फिर मैं क्या बोलूं? और वैसे भी आप तो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं। क्यों नहीं सुनूंगी रागिनी? जरूर सुनूंगी। मेरे लिए तुम सब बराबर हो, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और मैं जानना भी चाहूंगी कि आखिर बात क्या है। स्वरा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि अन्ना साहब के कुछ खास मेहमान आज घर पर आने वाले हैं और उनके लिए खाना बनाने की खास जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है? बताया था ना? हाँ बताया था। तो फिर खाने की जिद कौन कर रहा था? हाँ, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई। अचानक मुझे चक्कर आने लगे और मैं किचन में बेहोश हो गई। और फिर तुम ही तो थी जो मुझे किचन से अपने बेडरूम तक ले आई। स्वरा, तो फिर बेहोशी की हालत में मैंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं पता। ठीक से तुम्हारी बातें तक मैं नहीं सुन पा रही। लेकिन वैनी, मैंने तो आपसे पूछकर ही सब बनाया था। मुझसे पूछकर नहीं, मुझे बताकर। क्या मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए हाँ कहा था? नहीं ना। और रही बात खाने की तीखेपन की, तो भाऊजी मुझे तो पता ही नहीं था कि स्वरा क्या बना रही है खाने में। बोलो स्वरा, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं कोल्हापुर के कुछ खास चीजें बनाती हूँ। भाकरी, मसाला भात, लहसुन की चटनी, मिर्ची की चटनी, उन्हें जरूर पसंद आएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तीखा। हाँ, तीखा मैं अच्छे से डाल दूंगी। नहीं, देखो बेटा, अपने पत्नी के सम्मान की रक्षा करना अच्छा है, लेकिन उसके सम्मान के लिए किसी और का अपमान करना और अपने पत्नी के गलती पर पर्दा डालना ये अच्छा नहीं है। सही और गलत का फर्क मैं भी समझता हूँ भाई, लेकिन यहाँ जो सच दर्शाया जा रहा है वो है नहीं। फिर चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, लेकिन मुझे पता है मैं सही हूँ और इसमें स्वरा की कोई गलती नहीं। अब अगर आप लोग इसे गलत मानते तो गलत ही सही। ये तुम्हारी जिद है आदित्य,
तुम जानना ही नहीं चाहते हो क्या सही है क्या गलत है। रागिनी हर तरफ से सही है और स्वरा भी इनकार नहीं कर रही है, फिर तुम। आई आदित्य, एक तो ये औरतों के बीच की बात है, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, और अगर बीच में पढ़ ही गए हो तो सही गलत को मानने का बड़प्पन तो दिखाओ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा अड़ियलपन दिखाओगे। चलो यहां से। आज माँ बेटे के बीच में पहली बार तुम्हारी वजह से लड़ाई हुई है स्वरा। पता नहीं तुम इस घर को बनाओगी या फिर बिगाड़ोगी। देखते हैं जिस वजह से आई साहब ने तुम्हें इस घर में बड़ी बहू बनाकर लाया है, वो वजह और कितने दिनों तक टिकती है। सहजराव, चलिए, मंजुला ने खाना बनाया, आइए। क्या बात है सहजराव, कुछ परेशानी में? हाँ, है थोड़ी सी परेशानी इस बस्ती को लेकर। बस्ती को लेकर? जी, बस्ती में नोटिस आया है, आने वाले कुछ ही दिनों में अगर बस्ती खाली नहीं की तो जबरदस्ती बुलडोजर फिरवा देंगे। अरे देवा, पर ये सब कौन कर रहा है? ऐसे लोगों के नाम नहीं होते हैं ताई, ये तो सिर्फ एक प्रवृत्ति है, गरीबों का खून चूसकर अपनी तिजोरियां भरने की प्रवृत्ति। बाप रे, इसका कोई तो इलाज होगा ना? ताई, पैसे की चमक दमक उनकी आंखें चौंधिया देती हैं, फिर उन्हें दूसरों का दुख दर्द नहीं दिखाई देता। ये लोग पैसे के लिए जीते हैं और पैसे के लिए मरते हैं। लेकिन ये लोग चाहते क्या हैं? मॉल बनाना चाहते हैं यहां पर, पैसे कमाने का और एक जरिया, कई जिंदगियों का मोल देकर। लेकिन नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे जीते जी ये बस्ती खाली नहीं होगी। अगर उन्हें बुलडोजर चलाना है तो सबसे पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। नहीं सहजराव, खैर, आप चिंता मत कीजिए, यह आपका मामला नहीं है। और मंजुला जी, आपने अपनी बेटी को आपके यहां आने के बारे में बताया कि नहीं? नहीं, हमें उसे फोन करना चाहिए। क्या है कि 3 दिन हो गए रेस्ट हाउस छोड़कर, और उसने वहां पे फोन किया तो। चल चल फोन करके आते हैं। नहीं, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं जाकर आती हूँ। ठीक है। खाना खाएंगे। हेलो, मैं मंजुला बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस ठीक, आई महालक्ष्मी की कृपा है। लीजिए, स्वरा से बात कीजिए। स्वरा, तुम्हारे आई का फोन है। हाय, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? 3 दिन हो गए तुझसे बात किए हुए, ऐसा लग रहा है कि कितने बरस बीत गए हैं। मुझे भी तेरी बहुत याद आती आई, पर यहाँ पे इतने लोग हैं ना, उनके बीच में वक्त कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, इसीलिए तुझे फोन नहीं कर पाई मैं। अच्छा तूने फोन नहीं किया। ऐसे क्यों बोल रही है आई? अब हम लोग वहाँ पे नहीं रहते, हमने वो रेस्ट हाउस छोड़ दिया है। छोड़ दिया है? तो फिर अब तुम लोग कहाँ आए? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक है। हाँ, हमें एक भला आदमी मिल गया था,
वो हमें अपने घर ले गया। अब जब तक दूसरा इंतजाम नहीं होता हम उन्हीं के घर में रह लेंगे। और बाबा, वो कैसे हैं? अच्छे है, दिन भर तुम्हारी बातें करते रहते हैं। और सुन, उन्होंने ना काम ढूंढना भी शुरू कर दिया है, जल्द ही मिल जाएगा, फिर कोई चिंता की बात नहीं। तू हमारी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पर आई ये तो बता कि तुम लोग कहाँ हो? हम लोग ना सहकार नगर में रह रहे, वहाँ पूछते पूछते आ जाना। वहाँ ना आके सयाजी राव का नाम पूछना, तुम्हें कोई भी बता देगा। अच्छा ठीक है आई, तुम लोग अपना ध्यान रखना, मैं जल्द ही मिलने आऊंगी। हाँ स्वरा, तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ आज आई साहब हमेशा की तरह नहीं लगी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर थी, लेकिन क्या हो सकती है? कहीं मेरी बच्ची से गड़बड़ तो नहीं हुई? अरे गोकुल, आओ ना। तुम्हें कब से इजाजत की जरूरत पड़ने लगी आने के लिए? ये सब क्या है? फल वल? अब बीमारी में इन सारी चीजों की जरूरत तो पड़ती है ना। और बात बहुत सीधी है, आप मेरी बहन हो और मेरी बहन बीमार हो, इस बात को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसीलिए आज से तब तक जब तक आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, आपकी तबीयत की जिम्मेदारी मेरी है। लीजिए फल खाइए। सच कहता हूं रागिनी वाहिनी, आई शपथ, इस घर में मेरे सिवाय आपका और आपके सिवाय मेरा एक कौन है? क्या मतलब? मतलब बहुत सिंपल है जी, किसी और ने देखा ना देखा हो, लेकिन आपको बुखार देने वाले इस प्याज को गोकुल ने तो देख ही लिया है। टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। मैं तो कहता हूं कि इंसान को अपना हक पाने के लिए जिस किसी चीज से गुजरना पड़े ना, गुजर जाना चाहिए। हाँ, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, हमें हमारा हक जरूर मिल जाएगा। तुम अभी भी उन सब बातों को लेकर परेशान हो? आदित्य, आई हमेशा कहती थी कि मेरा बेटा आदित्य आज तक मेरी एक बात नहीं टालता, पर आज पहली बार मेरी वजह से आपने उन्हें। ऐसा कुछ नहीं है सोरा, मैंने सिर्फ सच का साथ दिया है। और फिर हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक राय होती है। जरूरी तो नहीं कि हमारी हर बात दूसरे से मैच हो जाए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे आई को जवाब देना पड़े, लेकिन यह बात जवाब की नहीं थी सोरा, यह बात थी सच की और झूठ की। कभी कभी सच को साबित करने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ती है। और आदित्य, आप नहीं समझते। ऐसा नहीं है सोरा, जितना बुरा आई को लगा है उतना ही बुरा मुझे भी लगा है, लेकिन उस वक्त ये सारी बातें कहनी जरूरी थी, क्योंकि वक्त निकल जाता है तो फिर बातों के कोई मायने नहीं रह जाते। जैसे कि इस वक्त तुम्हें साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो।
बस इसी तरह हंसते रहना जिंदगी भर। कौन है? मैं हरी। माफ कीजिए दादा, अन्ना साहब बुला रहे हैं आपको अपने कमरे में। हाँ ठीक है, मैं भी आता हूँ। बाबा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, भोसले को आज सहकार नगर भेजा था। वहां के लोग जगह खाली करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बाबा, हम तो उन्हें उनके घरों की सही कीमत दे रहे हैं। मैं भोसले काका से बात करता हूँ, उनके लिए अलग से घर। नहीं बेटा, मुझे एक बात बता, मॉल का काम शुरू होने में और कितना समय लगेगा? यही कोई 1-आध महीना लग जाएगा, लेकिन सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। बस 1-2 हफ्ते में मुंबई से इंजीनियर्स भी आने वाले हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है। हम देखते हैं क्या करना है। हमने तो सिर्फ तुम्हारे काम का स्टेटस जानने के लिए तुम्हें बुलाया था। जाओ बेटा, आराम करो। जी। बेटा, हम बुरा बनना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, लोग अच्छा रहने भी तो नहीं देते। लगता है अब अपने तरीके से बस्ती को खाली करना होगा। भोसले, बुलडोजर का ऑर्डर दो। सहकार नगर आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर खाली हो जाना चाहिए। नहीं, किसी को कोई मुआवजा घर भर देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे कौन से कोई सगे रहते हैं वहां पर। सगा और पराया मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ अपने उसूलों पर और आदर्शों पर विश्वास करता हूं। जब सारी दुनिया ने मुझे ठुकराया था, तब इस बस्ती ने मुझे आसरा दिया था, अपनाया था। मेरी नई जिंदगी की शुरुआत यहीं से हुई है। मेरी मां बनकर इस बस्ती ने मुझे संभाला है। बहुत बहुत एहसान है इस बस्ती के मुझ पर। मैं इसे टूटते हुए नहीं देख सकता। सही कह रहे हैं आप। जिंदगी में कुछ रिश्ते देर से जुड़ते हैं, लेकिन जब जुड़ते हैं तो जिंदगी भर के लिए जुड़ते हैं। जितना हम इन्हें देते हैं, उससे कहीं ज्यादा ये हमें देते हैं। जी, ऐसा ही कुछ रिश्ता है मेरा इस बस्ती के साथ। जब अपने सगे लोग हमसे प्यार करते हैं तो वो हमारा हक होता है, लेकिन जब गैर लोग अपनों से ज्यादा प्यार करते हैं तो वो हमारे लिए एक जिम्मेदारी बन जाता है। वैसी ही एक जिम्मेदारी मुझे निभानी है। मेरा वादा है इन बस्ती वालों से कि मेरे जीते जी उन्हें कुछ नहीं होगा। किसी भी हद तक जाऊंगा मैं उनके घरों को बचाने के लिए, चाहे मुझे किसी से लड़ना ही क्यों ना पड़े।